हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी वो हम शुरू करेंगे। चैप्टर 5 एक अलग पार्ट है। चैप्टर 1 से 4 जो था हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड था। हम 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड था। अभी हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5। उसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बैंकिंग। मनी और बैंकिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर चैप्टर नंबर 7 से हमारा अलग एक तीसरा पार्ट शुरू होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 से 4 हो गया हमारा पार्ट 1, चैप्टर 1 to 4 जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड था। चैप्टर 5 एंड 6 हो गया हमारा मनी एंड बैंकिंग। मनी हो चैप्टर नंबर 5, बैंकिंग है चैप्टर नंबर 6 जो हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। हम पूरे डिटेल में सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम ऑलरेडी 4 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिए। इंडियन इकोनॉमी हम शुरू किए हैं और इंडियन इकोनॉमी भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक के बाद एक चैप्टर। पूरा सीरीज मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब में और आराम से तुम बहुत अच्छे तरीके से यहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 मनी। मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है सर करेंसी, जो हम पैसा यूज करते हैं हमारे लाइफ में। हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसा को यूज करते हैं उसको बोलते हैं मनी, ठीक है। चलो, हम चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज करके जरूर से ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हें ग्रुप से बहुत सारा एडिशनल फायदा एग्जाम्स के टाइम पर मिलता रहेगा, ठीक है। आ जाओ, हमारा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं और सीबीएसई चैप्टर 5 में है हमारा चैप्टर का नाम है मनी। आते हैं मनी के टॉपिक पर। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तो कुछ भी नहीं है हालांकि। मनी, मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है सर करेंसी नोट, जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं मनी। अच्छा, मनी आने से पहले क्या होता था? मनी तो चलो अभी कुछ सालों से आया है, कुछ साल मतलब 40-50 साल पहले ही मनी का इन्वेंशन हुआ, करेंसी नोट्स का इन्वेंशन हुआ और वो मार्केट में आना शुरू हुआ, आरबीआई के द्वारा पब्लिश करना शुरू हुआ और हम यूज करना शुरू कर दिए। लेकिन उससे पहले भी तो दुनिया में ट्रांजैक्शंस होते थे। उससे पहले होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। इसका मतलब मेरे पास जो कॉमोडिटी है मैं दूंगा, उसके बदले में मुझे और कोई कॉमोडिटी मिल जाएगा। तो ये होता था पहले बार्टर सिस्टम। अब इस बार्टर सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पहला प्रॉब्लम तो बेसिक सा प्रॉब्लम सोचो। मान लो मेरे पास चावल है, दाल है या चावल है, मुझे चाहिए मान लो कोई और प्रोडक्ट, मान लो मुझे साइकिल चाहिए। तो मेरे पास चावल होना चाहिए, मैं जो मेरे पास जो चावल है वो सामने वाले को दूंगा, उसके बदले में वो मुझे साइकिल देगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब सामने वाले को चावल का रिक्वायरमेंट होगा और मुझे साइकिल का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब मेरे पास जो है सामने वाले के को रिक्वायर्ड है, सामने वाले के पास जो है मुझे रिक्वायर्ड है। अगर ऐसा कोइंसिडेंस होगा तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम के। तो बार्टर सिस्टम जब आया, बार्टर सिस्टम पहले था मनी आने से पहले, तो बार्टर सिस्टम में इकोनॉमी में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते थे। बार्टर सिस्टम के टाइम पर ट्रांजैक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता था और किसी पर भरोसा करना तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता था उस टाइम के ऊपर। आज हमारे पास मनी है, आज हम करेंसी नोट से ट्रांजैक्शन करते हैं और करेंसी नोट से ट्रांजैक्शन करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और कैसे मनी आकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक। सबसे पहले बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम देखो, बार्टर इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम। बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, मनी के इन्वेंशन से पहले द प्रिमिटिव वर्ल्ड ट्रेड वॉज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का एक और नाम है C2C इकोनॉमी। C2C का मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, मेरे पास कोई कॉमोडिटी है उसके बदले में मुझे कोई और कॉमोडिटी मिलेगा। C2C इकोनॉमी भी हम लोग इसको बोलते थे पहले, ठीक है। अब सबसे पहले मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? देखो,
बाटर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जब हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करें उसे हम लोग बाटर सिस्टम बोलते हैं। इन इकोनॉमी वेयर देयर इज डायरेक्ट बाटर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड बाटर इकोनॉमी। और C2C इकोनॉमी, हम उसको या तो बाटर इकोनॉमी बोलते हैं, C2C इकोनॉमी बोलते हैं, एक ही बात है। वेयर C स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फार्मर गिव वीट्स एंड गेट क्लॉथेस फ्रॉम द वेवर इन रिटर्न इट इज नोन एज बाटर एक्सचेंज। देखो, वीट के बदले में क्या मिला? क्लॉथेस मिला। अब ऐसा कब होगा? जब सामने वाले को वीट का रिक्वायरमेंट होगा और हमें क्लॉथेस का रिक्वायरमेंट होगा, दोनों मैच होगा तब जाकर ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज सामने वाला तो लेने से मना कर देगा, है ना। तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये कोइंसिडेंस होना जरूरी है। ये कोइंसिडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखो, कुछ लिमिटेशंस हैं बाटर एक्सचेंज के। लिमिटेशंस ऑफ बाटर एक्सचेंज, बाटर एक्सचेंज क्या होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस? हम 4 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे जो बाटर इकोनॉमी की वजह से होता था। 4 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब दो इंसान, जैसे ये डायग्राम में देखो, ये सुंदर कन्या है, इसके पास क्या है? एप्पल है। और वो मूर्ख, उसके पास क्या है? उसके मूर्ख है ना, वो बाल ऐसे खुजा रहा है। देखो, सुंदर कन्या के सामने कोई ऐसे बात करता है? ये मूर्ख, इसके पास क्या है? भैंसिया है, इसके पास भैंसिया, इसके पास एप्पल्स है। तुम बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा? कब हो पाएगा ये ट्रांजैक्शन? जब इस मूर्ख इंसान को एप्पल्स चाहिए और इस सुंदर कन्या को भैंसिया चाहिए, तब जाकर ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज कैसे होगा? अगर मान लो इसको एप्पल चाहिए लेकिन इसको भैंसिया नहीं चाहिए, तो उस केस में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो भैंस लेने से मना कर देगी, ये तो इसको जो सामान चाहिए ये वो वैसे इंसान को ढूंढने निकलेगी। तो बाटर इकोनॉमी का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आज देखो, आज के दिन में हमें प्रॉब्लम नहीं होता। आज मान लो मेरे पास कोई सामान है, व्हीट है और राइस है। अगर मेरे पास व्हीट है, मुझे राइस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? व्हीट को मार्केट में सेल कर दूंगा। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? उससे मुझे मनी मिल जाएगा, और इस मनी को मैं इस दुकान वाले को देकर इससे राइस खरीद लूंगा। समझ में आया? तो आज हमारे पास मनी है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां पर हम मनी, सारे कॉमोडिटी को हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मनी में आज हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये मनी था नहीं। तब कैसे होता था? तब अगर मुझे, मेरे पास व्हीट है, किसी के पास राइस है, तो मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको व्हीट का रिक्वायरमेंट है और जिसके पास राइस अवेलेबल है देने के लिए। मतलब सामने वाला राइस देने के लिए तैयार होना चाहिए और उसे व्हीट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जाकर ट्रांजैक्शन कर पाना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्या ऐसा इंसान मिलेगा? कोई गारंटी है? नहीं है। मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते थे ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करने में। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। सर, ये डबल का मतलब क्या? डबल का मतलब दोनों तरफ से। मेरे पास व्हीट है तो सामने वाले को व्हीट चाहिए, उसके पास राइस है तो मुझे राइस चाहिए, तो दोनों तरफ से कोइंसिडेंस होना चाहिए। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। Barter system can work only when both buyer and seller are ready to exchange each other's good. जब बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने को तैयार है। और वो कब होंगे तैयार? जब दोनों के पास ऐसा कॉमोडिटी है जो एक दूसरे को चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट्स एंड बी हैज व्हाट ए वांट्स। हाउएवर सच डबल कोइंसिडेंस इज वेरी रेयर। तो ऐसा कोइंसिडेंस होना बहुत ही रेयर सिचुएशंस होता था। ठीक है, हाँ, आगे चलते। ये तो हो गया सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे बाटर सिस्टम को। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब, मान लो मेरे पास राइस है, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ना, उसी एग्जांपल से पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, चलो, मेरे पास बुक्स है और इस सुंदर कन्या के पास ये मैं हूं। ठीक है, और इस सुंदर कन्या के पास, मेरे पास बुक्स है देने के लिए,
और इसके पास है मान लेते हैं चॉकलेट्स। मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं बुक देना चाहता हूं, तो सामने वाले को भी तो बुक का रिक्वायरमेंट होना चाहिए चॉकलेट के बदले। अगर ऐसा डबल कोइंसिडेंस होगा तभी जाकर ट्रांजैक्शन होगा। मान लेते हैं डबल कोइंसिडेंस हो गया, मैं बुक देने को तैयार हूं, चॉकलेट लेने को तैयार हूं, सामने वाला बुक्स लेने को तैयार है, चॉकलेट देने को तैयार है, ठीक है। ऐसा डबल कोइंसिडेंस हो भी गया, मान लेते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा? दूसरा प्रॉब्लम है मेजर ऑफ वैल्यू। कैसे मेजर करेंगे? बुक्स मेरे पास 10 था, चॉकलेट इसके पास 50 था। अब कितने बुक्स के बदले में कितना चॉकलेट, ये कैसे पता चलेगा? मैं सारा बुक्स तो देना नहीं चाहता, मैं मान लो 5 बुक्स देना चाहता हूं, उसके बदले में मुझे कितना चॉकलेट मिलेगा? उसके बदले में मुझे 5 चॉकलेट मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, कितना चॉकलेट्स लूं मैं? सामने वाले को भी वही कंफ्यूजन है कि एक बुक के बदले में कितना चॉकलेट दूं। आज हम कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आज सबका एमआरपी है। मान लो इसका एमआरपी 100 रुपए है और इसका एमआरपी 50 रुपए है, तो सिंपल सा बात है, एक बुक के बदले में 2 चॉकलेट। ये आज हो सकता है क्योंकि आज मॉनेटरी टर्म्स में हम चीजों को मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन पहले जब मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर पाते थे, उस टाइम पर ये जो एक्सचेंज का रेशियो है, ये कैसे पता चलेगा? उस टाइम एक्सचेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट था, हमें पता नहीं चलता था कितने बुक्स के बदले में कितना चॉकलेट ले। पहली बात तो ऐसे इंसान को ढूंढना मुश्किल है जिसके पास जो सामान है वो हमें चाहिए, हमारा सामान उसको चाहिए। ऐसा कोइंसिडेंस लाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो कोइंसिडेंस हो भी गया तब भी सेकंड प्रॉब्लम आता था मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये बोलती है कि मैं एक बुक के बदले में एक चॉकलेट दूंगी, मैं बोलता हूं एक बुक के बदले में 5 चॉकलेट चाहिए। अब क्या ट्रांजैक्शन हो पाएगा? अगेन नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां पर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। कोई भी ऐसा मेजरमेंट का तरीका नहीं है जिससे हम दोनों कॉमनली चीजों को मेजर कर पाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आ जाओ। इन बार्टर सिस्टम ऑल कॉमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यूज। हर एक कॉमोडिटी इक्वल वैल्यू का नहीं होता। एंड देयर इज नो कॉमन मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। जहां पर एक्सचेंज का रेशियो डिसाइड हो सके, ऐसा कोई कॉमन मेजरिंग का वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैज wheat and B has rice, then it is difficult to decide how much wheat is needed to exchange with 1 kilogram of rice. ठीक है, कितना के बदले में कितना एक्सचेंज करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर, द एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली इन विच वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर्स। रैंडमली एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा और उसमें एक को फायदा होगा और एक को नुकसान हो जाएगा। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा प्रॉब्लम में आते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर कोई उधारी मांगे, क्या हम उधारी दे सकते हैं? आज अगर मुझे बुक्स उधार में देना है तो मैं आज प्राइस फिक्स कर लिया, एक बुक का 100 रुपए तुम्हें दे दिया, तुम मुझसे बोले कि मैं सर 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, 5 बुक का 500 रुपए तुम 6 महीने बाद दे देना, और तुम 6 महीने बाद मुझे 500 रुपए लाकर दे दिए, बात खत्म। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहले कॉमोडिटी के द्वारा पेमेंट होता था, मैं तुम्हें बुक्स दूंगा, तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अब क्या यहां पर हम डेफर कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है मैं आज तुम्हें बुक्स दे दूं, तुम 6 महीने बाद मुझे चॉकलेट दोगे? क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद वो चॉकलेट का क्वालिटी, टेस्ट सब कुछ सेम होगा? क्या गारंटी है तुम वही चॉकलेट जो मुझे आज प्रॉमिस की हो वही सेम चॉकलेट लाकर दे पाओगे? क्या गारंटी है कि उस दिन भी चॉकलेट का वैल्यू और बुक का वैल्यू उतना का उतना रहेगा? इस चीज का कोई गारंटी नहीं है। तो डेफर्ड पेमेंट, जो उधारी ट्रांजैक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता था उस टाइम पर, जैसे कि बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदें पेमेंट बाद में करें, ऐसा करना उस टाइम पर प्रॉब्लम था। आज के दिन में बहुत आसान है। अंडर बार्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस विथ ईज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन,
ये सिर्फ 0.3 के ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। वो सेम क्वालिटी का चॉकलेट शायद फ्यूचर में अरेंज ना कर पाए। वो मुझे प्रॉमिस किया था 6 महीने बाद चॉकलेट देने का, लेकिन 6 महीने बाद सेम क्वालिटी का चॉकलेट वो शायद अरेंज करके ना दे पाए। सेकंड प्रॉब्लम, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कॉमोडिटी। कौन सा स्पेसिफिक कॉमोडिटी मुझे यूज देगा बाद में 6 महीने बाद। वो बोला 6 महीने बाद चॉकलेट दे दूंगा। अगर वो 6 महीने बाद चॉकलेट नहीं दे पाया तो, अगर 6 महीने बाद वो सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम शेप साइज का चॉकलेट अरेंज नहीं कर पाया तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे विच स्पेसिफिक कॉमोडिटी यूज फॉर रीपेमेंट, द कॉमोडिटी मे बी रीपेड, मे लूज और गेन इट्स वैल्यू। हो सकता है आज एक बुक के बदले में 2 चॉकलेट है, फ्यूचर में मार्केट में बुक का शॉर्टेज हो सकता है और एक बुक के बदले में एक चॉकलेट का रेशियो आ सकता है, एक बुक के बदले में 10 चॉकलेट का रेशियो आ सकता है। तो उस दिन क्या वो मुझे 10 चॉकलेट देगा? नहीं देगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो आज डिसाइड हुआ था। 6 महीने बाद अगर वैल्यू बदल गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। द कॉमोडिटी मे बी रीपेड, मे लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम है कि हम उधारी में सामान बेचना या खरीदना नहीं कर सकते थे पहले जब बार्टर सिस्टम था, क्योंकि वहां पर 3 मेजर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। ठीक है, चौथा प्रॉब्लम और हमारा आखिरी प्रॉब्लम आज के लिए, प्रॉब्लम नंबर 4, स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज अगर तुम्हारे पास सरप्लस है, आज तुम्हारा इनकम 1 लाख है, तुम उसमें से 50,000 खर्च किए, तो बैलेंस 50 क्या कर लिए तुम? सेव कर लिए। बैलेंस 50 कैश है, तुम घर पे रख लिए, बैंक अकाउंट में रख लिए, कहीं पर भी रख लिए। ये 50,000 फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में मनी तो होता नहीं था, कॉमोडिटी होता था। क्या कॉमोडिटी को हम स्टोर करके रख सकते? ज्यादा से ज्यादा कितना दिन कर लोगे? 1 महीना, 2 महीना। चावल तुम्हारे पास बहुत सारा, कितना दिन स्टोर कर लोगे? क्योंकि कॉमोडिटी को स्टोर करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट भी लगता है और डर है कि कॉमोडिटी फ्यूचर में खराब हो जाएगा, ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो हम पहले बार्टर सिस्टम के टाइम पर हमारे वैल्यू को स्टोर करके, हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारे वेल्थ को स्टोर करके नहीं रख पाते थे, हमें सारा वेल्थ को कंज्यूम करना पड़ता था। Under barter system, it is difficult for the people to store wealth for future use because most of the goods like wheat, rice, vegetable, etc. do not possess durability. Their quality deteriorates with passage of time. As a result, goods cannot be used to store the earning for a longer period. हम ज्यादा दिन तक हमारे अर्निंग को स्टोर करके नहीं रख सकते, हमें इमीडिएट कंज्यूम करना हमारा मजबूरी होता था। इस वजह से तो पहले जमाने में सब गरीब होते थे, क्योंकि जितना कमाते थे सब खर्च करना मजबूरी था, स्टोर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। क्लियर है बात? तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे बार्टर सिस्टम के, और जब मनी आया, मनी इन चारों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर दिया। जब चारों प्रॉब्लम को मनी सॉल्व किया, तब मनी इकोनॉमी का शुरुआत हुआ और मनी से ही सारा ट्रांजैक्शन होने लगा। आज इंडिया में 90% ट्रांजैक्शन मनी के द्वारा होते हैं, 8-10% ट्रांजैक्शन आज भी बार्टर सिस्टम में होता है। गांव-गांव में जाओगे तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन बार्टर में आज भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन आज के दिन में मनी के टर्म्स पर होता है। क्लियर है बात? तो आगे हम और डिटेल में मनी के बारे में पढ़ेंगे, मनी का मेजरमेंट और सब कुछ के बारे में पूरा डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।